हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। और इससे पहले ऑलरेडी हम 10 चैप्टर्स डिटेल में कवर कर चुके हैं। ये हमारा 11th चैप्टर है। तो अभी तक आपने वो 10 चैप्टर्स रिवाइज़ नहीं किए हैं या नहीं पढ़े हैं तो आप उनको देख सकते हो। आई बटन पर क्लिक करोगे, आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें सारे ही चैप्टर्स गिवन हैं टॉपिक वाइज, तो आप सारे ही चैप्टर्स पढ़ सकते हो। जो टॉपिक पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के चैप्टर की, दैट इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। और जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, हमें इसमें पढ़ना है सप्लाई के बारे में। सप्लाई की थ्योरी पढ़ेंगे हम। जैसे हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल करो। हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डिमांड का कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व कैसा दिखता है, फिर उसका स्लोप हमने पढ़ा, फिर हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़े, फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो एग्जैक्ट वही चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या है, फिर हम पढ़ेंगे सप्लाई कर्व क्या है, फिर उसका स्लोप क्या होता है, फिर हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे आपका लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, उसका पर एक सेपरेट चैप्टर था, वो इसी में है। ये वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसी चैप्टर में है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें पढ़नी है और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं आपके डिमांड वाले चैप्टर से, तो आपको रिकॉल हो जाएगा वो भी, और ये भी अच्छे से समझ आएगा। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सप्लाई होता क्या है। देखो, सप्लाई से ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे सारी चीज़ें। जैसे डिमांड में क्या था, हम कंज्यूमर थे, हम कंज्यूमर बन के सोच रहे थे कि भाई अगर कोई चीज़ महंगी है, उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम कम डिमांड करेंगे, और अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, हम प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, हम दुकानदार हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। लेट सपोज आप एक प्रोड्यूसर हो, आप कोई चीज़ बनाते हो, आप बनाते हो मार्कर। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इस मार्कर को कितनी क्वांटिटीज़ इसकी बेचना चाहते हो, आप ये मार्कर कितने बेचना चाहते हो, तो आप एग्जैक्ट ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई मैं 100 मार्कर्स बेचना चाहता हूँ, मैं 500 बेचना चाहता हूँ, मैं 250 बेचना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है। आप क्या बोलोगे कि भाई प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर इसका प्राइस मान लो 10 रुपये होता है तो मैं इसकी 50 क्वांटिटीज़ बेच दूंगा, 50 मार्कर्स में बेचूंगा सिर्फ। पर अगर इसका प्राइस बढ़ के 10 से 30 हो जाता है ज़्यादा, तो आप खुद बताओ, आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ बेचोगे कि कम बेचोगे। पहले 50 बेच रहे थे जब 10 रुपये का था ये मार्कर, तो आप कितनी क्वांटिटीज़ बेच रहे थे, 50 यूनिट्स, ठीक है। अब जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के हो गया ₹30, तो एज अ प्रोड्यूसर आप ज़्यादा बेचोगे कि कम, ऑब्वियसली ज़्यादा बेचना चाहोगे। ज़्यादा रुपए में ज़्यादा चीज़ बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर का तो मोटिव ही यही होता है, वो प्रॉफिट अर्न करे, इसीलिए तो वो दुकान खोल के बैठा है। तो आप क्या चाहोगे कि 50 से मैं ज़्यादा बेचूँ। पहले 10 रुपये में 50 तो बेच ही रहा था, कितने हो गए, 10 × 50, 500 रुपये कमाए। अब 30 में आप सिर्फ 50 ही नहीं बेचोगे, आप ज़्यादा बेचने की कोशिश करोगे, ठीक है। मान लेते हैं आप सोचोगे कि मैं 80 यूनिट्स बेचूँ, तो कितना हो गया हमारा, 8 3 24 और 2400 रुपये। तो इस तरीके से आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूं क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं। तो आप क्या करोगे, जब जब प्राइस ज़्यादा होगा तब आप ज़्यादा यूनिट्स बेचोगे, और जब जब प्राइस कम होगा तब तब आप कम यूनिट्स बेचोगे। मान लो 30 रुपये से कम हो गया, अब इसका प्राइस हो गया है ₹15, अब आप कितनी बेचोगे। अब आप सोचोगे कि अब मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, यार प्राइस सस्ता हो गया, अगर मैंने अभी भी 80 मार्कर बेच दिए, ठीक है, ज़्यादा मार्कर बेच दिए तो मेरा थोड़ा घाटा हो जाएगा। बाद में जब प्राइस बढ़ेगा ना, मैं और ज़्यादा बेच दूँगा, पर अभी कम हो गया तो अभी मैं कम ही बेचूँ। तो आप क्या करोगे, इससे कम कर दोगे, मान लो आप 65 यूनिट्स ही बेचो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक शेड्यूल आ गया कि इतना प्राइस होगा तो इतनी क्वांटिटी, इतना प्राइस होगा तो इतनी क्वांटिटी, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पर इतनी ही क्वांटिटीज़ हम बेचेंगे, हम मतलब प्रोड्यूसर्स। तो ये जो टेबल है ना पूरी किसकी, ये जो प्राइस और सप्लाई, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन बता रही है ये जो टेबल, यही टेबल आपकी क्या कहलाती है, ये सप्लाई कहलाती है, ठीक है। सप्लाई नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सप्लाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी सोल्ड, ठीक। तो ये क्या है, सप्लाई बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू द स्केड्यूल। ये हमारे पास एक क्या है, स्केड्यूल है,
इट रेफर्स टू द स्केड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। ये सारी क्वांटिटीज़ है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू सेल, जो कि एक प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट गुड। तो इस गुड की यानी कि इस मार्कर की अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज़, अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज़ बेचने के लिए प्रोड्यूसर तैयार है। उस जो टेबल को, ये जो शो कर रही है टेबल, उसी को हम सप्लाई कहते हैं। सिंपल सी बात है। डिमांड भी ऐसे ही कुछ था, बस उसमें ये था प्राइस बढ़ता है तो हम खरीदते कम है, पर यहाँ पे हम प्रोड्यूसर हैं, हम यहाँ बेच रहे हैं, तो मैं चाहूँगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जब जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करूँगी। जैसे ही प्राइस कम हुआ मैं कम से कम बेचूँगी, जिससे कि मेरे सारा सामान सस्ते दाम पे ना बिक जाए, बाद के लिए बचा के रखूँगी। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा फिर तब उसको बेचूँगी। तो इस तरीके से ये काम करता है सप्लाई वाला मैकेनिज़्म। समझ आया? अब सप्लाई समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक ना कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक। ये तो हमने सप्लाई पढ़ा, ठीक है। अब स्टॉक क्या होता है? देखो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। पहले आप स्टॉक समझते हैं, सप्लाई समझ लिया, अब हम स्टॉक समझते हैं। जैसे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने ना बना के रख लिया है टोटल 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स मैंने मार्कर्स बना के रख लिए हैं। क्या बना के रख लिए हैं? मार्कर्स, जो कि क्या किस चीज़ में काम आएंगे? ऑब्वियसली इन मार्कर्स को मैं खाऊंगी नहीं ना सब्जी रोटी में मिला के, इनको मैं बेचूंगी अभी या फिर बाद में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। तो जो मैंने प्रोड्यूस करके रख लिया है फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज़ मतलब बेचने के लिए, अभी बेचने के लिए और बाद में बेचने के लिए, वो हो जाएगा मेरा स्टॉक। हम कहते हैं ना कोई चीज़ का स्टॉक है, ये स्टॉक करके रखता है, ये अपने पास इकट्ठा करके रखना। तो उसने इकट्ठा बना के रख लिया, तो मैंने क्या किया, 1000 यूनिट्स बना के रख ली, ये मेरा स्टॉक है। पर ये जो मैं अलग अलग प्राइस पे बेच रही हूँ, ये मेरी सप्लाई है। तो ये क्या होगा, अलग प्राइस। अब 1000 यूनिट्स, इन 1000 के अलग अलग टुकड़े कर दिए मैंने। 1000 में से 50 तो मैंने 10 रुपये पे बेची हैं, 80 मैंने 30 रुपये पे बेची हैं, 65 मैंने 15 पे बेची हैं, और ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्राइस पे जब जब प्राइस ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से मैं बेचती जाऊँगी। तो ये सप्लाई है। पर इकट्ठा करके जब बना के रख लिया है वो है 1000। अब मैं पूछूं कि अगर 30 रुपये हो जाए इस मार्कर का प्राइस, तो कितना स्टॉक, कितनी क्वांटिटीज़ आप बेचना चाहते हो, कितनी अवेलेबल हैं, वो है आपकी सप्लाई। और आप 15 रुपये हो जाता है प्राइस, तो आप कितनी बेचना चाहते हो, वो है आपकी 65 यूनिट्स, ये है आपकी सप्लाई। पर इकट्ठा आपने कितना बना के रख लिया है, स्टॉक, दैट इज़ 1000 यूनिट्स, और इसे हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस समझ आ गया। स्टॉक, ये कह लो ये इतना बड़ा गोला, ये स्टॉक है, ठीक है, पूरी 1000 यूनिट्स। अब इसके अंदर सप्लाई आता है, छोटा सा पार्ट। सप्लाई एक पार्ट है स्टॉक का। इस स्टॉक में से ही तो निकाल के मैं ये चीज़ें सप्लाई कर रही हूँ। तो स्टॉक बड़ा टर्म है और सप्लाई छोटा टर्म है, और इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर स्टॉक के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हो, स्टॉक क्या होता है, ये सब चीज़ें, राइट, इन्वेंट्री वगैरह। तो अभी इतना ही समझो। अब स्टॉक समझ लिया, सप्लाई समझ लिया, एक और टर्म आता है हमारे पास कि क्वांटिटी सप्लाइड। आपको अगर याद हो तो जब मैंने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो ऐसे ही पढ़ाया था, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, इसी तरह सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये क्या चीज़ें हैं, देखो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, अगर मैं स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ ना, कि स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी बेच रही हूँ, वही क्वांटिटी सप्लाइड है। ओके, यानी कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई की एक स्पेसिफिक प्राइस पे, राइट। और ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ तो वो मेरी सप्लाई बन जाती है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़। तो कुछ टर्म्स याद रखने हैं, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ कितनी बेचना चाह रही हूँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर यहाँ कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज़ बेचना चाह रही हूँ, दैट इज़ योर सप्लाई। पर स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी, दैट इज़ क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, सप्लाई बोलो क्वांटिटी सप्लाइड बोलो, एक ही टर्म मानेंगे। हालांकि इनमें डिफरेंस है जैसे कि मैंने बताया, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी ईज़ के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक ही टर्म यूज़ करेंगे, सिर्फ सप्लाई, ठीक है। सप्लाई बोलूँ या क्वांटिटी सप्लाइड बोलूँ, उनको एक ही समझना, राइट। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी यहाँ तक, सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है समझने के लिए, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल क्या है, सप्लाई स्केड्यूल कुछ नहीं है, जो अभी मैंने ऐसे टेबल बनाई थी ना, वही सप्लाई स्केड्यूल होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सप्लाई
स्केड्यूल। अब सप्लाई स्केड्यूल में भी ना दो तरीके के सप्लाई स्केड्यूल होते हैं। जैसे डिमांड में पढ़ा था, डिमांड स्केड्यूल में दो थे, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट का। एक तो अकेला कंज्यूमर है और एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह एक तो अकेले बंदे की दुकान है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, और एक बहुत सारी फर्म्स हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास दो तरीके के सप्लाई स्केड्यूल आ जाते हैं। एक हो जाता है इंडिविजुअल और दूसरा हो जाता है मार्केट। ठीक है। अब इंडिविजुअल में एक ही फर्म, एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सेलर है, सब कुछ है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या कहलाएगा, जब एक प्रोड्यूसर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ बेचना चाहता है। वो जो टेबल शो कर रही होती है उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई स्केड्यूल बोल जाते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। जैसे कि ये है आपका प्राइस, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, ये है प्राइस ₹1, प्राइस ₹2, 3 और ये 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये कोई फर्म है, फर्म ए की फर्म है। अब ये कितना बेचना चाहती है, जब इसकी चीज़ जो भी ये बेचती है, मान लो टॉफ़ीज़ बेचती है, तो इसकी टॉफ़ी का प्राइस जब ₹1 है तो ये 10 टॉफ़ीज़ बेचती है। इसी तरह जब ₹2 हुआ तो ऑब्वियसली बढ़ाएगी, ये और ज़्यादा बेचना चाहिए जब प्राइस बढ़ रहा है तो, यानी कि फिर इसने 20 कर दिया, या 20 नहीं, चलो कुछ और मान लेते हैं, 15, फिर इसने 20 कर दिया, फिर इसने 25 कर दिया। इस तरीके से इसने बढ़ाते गए। अब ये क्या है, एक फर्म का शो कर रहा है सिर्फ, यानी कि एक पर्टिकुलर सेलर, एक पर्टिकुलर आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या करना चाह रहा है, अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज़ बेचना चाह रहा है, एक फर्म। ये हो जाएगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, यानी कि इंडिविजुअल वाला टेबल। अब इसी तरह इसी में मैं बहुत सारी फर्म्स को जोड़ दूँ। हमारे मार्केट में n नंबर ऑफ़ फर्म्स होती है, बट अभी हम 2 मान के चलते हैं। ठीक है, 2 क्या 3 मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये है हमारी फर्म बी और यहाँ पे है हमारी फर्म सी। ठीक। अब फर्म बी कितना बेच रही है, ये 10 बेच रहा था, ये 8 ही बेच रही है, फिर ये 10 बेच रही है, फिर ये 12 और फिर ये 14। ओके। फर्म सी क्या कर रही है, ये भी 8 बेच रही है, फिर ये 16 बेच रही है, फिर ये 24 बेच रही है, फिर ये 32 बेच रही है। इस तरीके से बेच रहे हैं। अब टोटल मार्केट की सप्लाई कितनी हो जाएगी, अगर हम एक फर्म की सप्लाई देख रहे थे जब ये दोनों नहीं थे तो यही फर्म की सप्लाई थी। अब मार्केट है हमारे पास पूरा, उसमें अलग अलग फर्म्स हैं। जो एक मार्केट होता है जिसमें अलग अलग फर्म्स होती हैं उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री की सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सप्लाई। क्या हो जाएगी, इन सब को ऐड कर दो, 10 + 8 + 8 कितना हुआ 26। ऐसे 15 + 10 + 16, 15 + 10 + 16 कितना हुआ 41। फिर 20 + 12 + 24 कितना हो गया 36 और ये 56। फिर 25 + 14 + 32 ये कितना हुआ 4 5 6 और 5 11 4 5 6 7 71। तो इस तरीके से हमारी आ गई ये पूरी मार्केट की सप्लाई, जितनी भी फर्म्स हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट ये सबके आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल समझ लिया, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल समझ लिया, राइट। अब हमारे पास आता है सप्लाई स्केड्यूल के बाद सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है, अच्छा इनकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल रेफर्स टू द schedule showing different possible quantities a single firm is willing to sell at different possible prices। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, इसीलिए मैंने बोला है सिंगल फर्म। इसी तरह मार्केट का पूछा जाए तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ स्केड्यूल या फिर इज़ अ टेबल विच शोज डिफरेंट पॉसिबल क्वान्टिटीज़, डिफरेंट या फिर n नंबर ऑफ फर्म्स वांट टू या फिर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो ये हो जाएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। तो दोनों की डेफिनेशन समझ आ गई, दोनों का टेबल वगैरह सब समझ आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आता है सप्लाई कर्व। तो देखो जैसे अभी हमने पढ़ा सप्लाई स्केड्यूल 2 हमने पढ़े थे, ठीक है, कि इंडिविजुअल होता है और मार्केट होता है। इसी तरह सप्लाई कर्व भी 2 हो सकते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा इंडिविजुअल, ठीक, और एक हो जाएगा हमारे पास मार्केट। अब इंडिविजुअल क्या है, जैसे कि ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका
प्राइस, राइट। अब प्राइस है ऊपर जा रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो किया था हमने। और क्वांटिटी क्या थी, क्या ली थी हमने 10 15 ऐसे करके 5 5 के गैप में 10 15 20 25 30। अब क्या था, जब प्राइस 1 रुपये था तब वो 10 टॉफ़ीज़ बेच रहा था, तो यहाँ पे आ गया। फिर जब प्राइस 2 रुपये हुआ तो वो 15 बेचने लगा। प्राइस यहाँ पे क्या है, 2 रुपये है और ये है आपका 15। अब प्राइस आपका 3 रुपये हुआ, यहाँ पे आगे बढ़ा तो आपका क्वांटिटी कितनी हो गई थी, 20 हो गई थी। इसी तरह ये आपकी फिर 25 हो गई थी, आगे आगे बढ़ते जाएंगे फिर ये 30 हो जाएगी। तो आपका जो देखो सप्लाई स्केड्यूल बना वो कैसा बना है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनी है। हालांकि मेरी इतनी स्ट्रेट नहीं है बट स्टिल यू कैन गेट इट कि ये जो सप्लाई स्केड्यूल है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। डिमांड कर्व याद है कैसा था, डिमांड कर्व की शक्ल ऐसी होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे समझेंगे, पर ये समझो अभी कि सप्लाई स्केड्यूल ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तो फर्म ए का सप्लाई स्केड्यूल हो गया, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। जब मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है, पर मार्केट में एक फर्म तो होती नहीं है, मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो हम मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कैसे बनाएं। ये फर्म ए का हो गया, इसी तरह क्या हुआ, ये हो गया फर्म बी का, ऐसा ही होगा ऑब्वियसली, मतलब सबका ऊपर ही जाएगा। अब हम दोनों को जब ऐड कर देंगे, जो दोनों की अभी मैंने टेबल में क्वांटिटीज़ लिखी थी ना, एक्चुअली मैंने रब कर दिया, वो मुझे रब नहीं करना चाहिए था। तो जो मैंने क्वांटिटीज़ लिखी थी ना, फिर हमने ऐड किया था एंड में 10 + 15 + 15 ऐसे करके ये सब ऐड किया था। तो हम जब ऐड करेंगे ना, तो जो हमारा फाइनल मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बन के आएगा वो भी ऐसा ही बन के आएगा, पर ऐसा आ जाएगा थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब इतना बिल्कुल बीच में नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा, बट जाएगा अपवर्ड ही, होगा अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, बस आपको बनाने को आ सकता है, वो भी बेसिक सा है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो सप्लाई कर्व होता है उसका शेप कैसा है, उसका शेप कैसा है वो आपको नज़र आ ही रहा है। हमारा जो सप्लाई कर्व है उसका शेप है अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये आपको याद रखना है कि सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, हमारा प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, हमारा क्वांटिटी, राइट। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उतना उतना ही सप्लाई बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये जब प्राइस हमारा देखो P1 है, OP1, तो क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं हम, OQ1 बेच रहे हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हम क्या करेंगे भाई, क्वांटिटी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं, हम तो दुकानदार हैं। तो इसी तरह मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी भी बढ़ा दी, और क्वांटिटी कितनी हो गई है, बढ़ के OQ2 हो गई है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ आई जो आप आगे पढ़ोगे, बट अभी पढ़ लो थोड़ा सा शॉर्ट में, कि यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के बीच कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। पर अगर यहीं हम डिमांड पढ़ रहे होते तो कैसा, पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, तब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और क्यों होता है, क्योंकि तब हम खरीदार होते हैं, तब हम कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर नहीं चाहेगा कि भाई प्राइस बढ़े तो वो और ख़रीदे, वो तो उल्टा जाता है, प्राइस बढ़ेगा तो वो कम से कम खरीदेगा, तो इसीलिए नेगेटिव होता है। पर यहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में मूव करें, प्राइस बढ़ रहा है तो हम बेच भी ज़्यादा रहे हैं, प्राइस घट रहा है तो हम बेच कम रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अपवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा स्लोप, मतलब सप्लाई कर्व, और साथ ही साथ ये आपको समझ आ गया, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है। जैसे ये सप्लाई कर्व है ना, इसका स्लोप है, हर किसी का स्लोप होता है हर कर्व का। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व का स्लोप पढ़ा हमने, फिर उसके बाद किसका स्लोप पढ़ा था हमने, आपका क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व का भी स्लोप पढ़ा। और जितने भी अभी तक हमने कर्व्स पढ़े हैं सबका स्लोप होता है, राइट। अब इसी तरह यहाँ ये जो सप्लाई कर्व है ना, इसका भी स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ΔP/ΔQ, यानी कि स्लोप बेसिकली क्या है, स्लोप इज़ द रेशियो ऑफ, या फिर द रेशियो बिटवीन चेंज इन price and change in quantity,
चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी के बीच का रेशियो है। अब जैसे कि ये हमारा स्लोप, ये हमारा सप्लाई कर्व है। यहाँ पे देखो जब प्राइस बढ़ा P1 से P2 हो गया तो कितने का चेंज आया, इतना ही तो चेंज आया है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे मैं थोड़ा दूसरे कलर से करती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये इतना ही तो चेंज आया है प्राइस में, तो ये हो गया हमारा डेल्टा P। अब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, Q1 से Q2, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इतना देखें हम तो यहाँ इतना चेंज आया है, यानी कि ये हो गया डेल्टा Q। अगर इन सबको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूँ, ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये हमारा पॉइंट है B, ये हमारा पॉइंट है C। तो इसका अगर मैं स्लोप निकालने को बोलूँ, आपका स्लोप क्या हो जाएगा, क्या होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, इतना हुआ है, यानी कि AB, ठीक है, AB चेंज हुआ है, और यहाँ पे कितना चेंज हुआ है BC। तो ये आप समझ सकते हो इस फिगर का, इस वाले फिगर का जो स्लोप है वो हो जाएगा AB अपॉन BC। ये फॉर्मूला नहीं है AB अपॉन BC, ये याद मत रखना, फॉर्मूला तो यही है। पर इस फिगर की अगर मैं बात करूँ, यहीं पे अगर मैं इनको नंबर्स दे देती, मान लो अब ये समझ आया। अब इसे मैं रब करके क्या करती हूँ, यहाँ पे डिजिट्स लिख देती हूँ, फिर हम समझते हैं कि स्लोप क्या निकलेगा। ठीक है, जैसे कि प्राइस क्या था, पहले 1 रुपये था, फिर 2 रुपये था, फिर 3 रुपये था, ऐसे था ना। मान लेते हैं हम, पहले क्या है, प्राइस था 2 रुपये, हम मान के चल रहे हैं प्राइस है 2 रुपये। जब प्राइस 2 रुपये है तो क्या कर रहा है प्रोड्यूसर, क्या कर रहा है, वो बेच रहा है 10 टॉफ़ीज़। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस चेंज हो गया, मान लो 2 से हो गया 4, ठीक है, 2 से 4 हो गया, 2 4 नहीं, एक्चुअली 6 लिख लेते हैं, 6 नहीं 3 नहीं, 2 से 5, ओके, 2 से हो गया 5। अब क्या हुआ, उसने क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा दी। अब वो सोच रहा है कि 2 रुपये में जब मैं 10 टॉफ़ीज़ ही बेच रहा था, अब 5 रुपये हो गया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉफ़ीज़ बेचना चाहेगा वो, तो वो सोचा है ज़्यादा से ज़्यादा टॉफ़ीज़ बेचे। अब वो 10 की जगह 16 टॉफ़ीज़ बेच रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, देखो, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा P, चेंज इन P कितना हुआ, 5 इन -2, 5 -2 है, यानी कि 3 का चेंज आया। यहाँ पे इसमें कितना चेंज आया, 16 - 10, यानी कि आपका 6, इसका मतलब 1/2। तो स्लोप हो जाएगा हमारा 0.5 या फिर 1/2। अभी जो 1/2 वाली वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि जब 1 रुपये से प्राइस चेंज होगा तब 2 यूनिट्स क्वांटिटी में चेंज आएगा। ये एक मैंने रुपए क्यों बोला, क्योंकि ऊपर प्राइस है और नीचे क्वांटिटी है। तो जब 1 रुपये से प्राइस चेंज होगा तब 2 यूनिट्स क्वांटिटी में चेंज आएगा। इसी तरह अगर वैल्यू आई होती, मान लो 5/7, ठीक है, कुछ भी आ सकती है वैल्यू, तो जब 5 रुपये से प्राइस बढ़ेगा, जब 5 रुपये से प्राइस बढ़ेगा तब 7 यूनिट्स क्वांटिटी में चेंज आएगा। मान लो 5 रुपये प्राइस बढ़ा तो वो 7 यूनिट्स ज़्यादा बेचेगा, 5 रुपये प्राइस घटा तो वो 7 यूनिट्स कम बेचेगा, इस तरीके से। तो ऊपर वाला प्राइस को शो करता है और नीचे वाला क्वांटिटी को, यही तो फॉर्मूला है, ऊपर वाला प्राइस नीचे वाला क्वांटिटी। तो ये हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो ये रेशियो है, मतलब, तो ऊपर वाला क्या शो करता है, प्राइस। तो जितना प्राइस में चेंज होगा, यानी कि 5 रुपीज़ से प्राइस में चेंज हुआ तो 7 यूनिट्स से क्वांटिटी में चेंज आएगा। ये सारी चीज़ें आपको स्लोप के बारे में याद रखनी है। सप्लाई कर्व हो गया आपका। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये जो हमारा स्लोप है सप्लाई कर्व का, अब आप खुद सोच के बताओ, सप्लाई कर्व का स्लोप कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे? जैसे ये मैंने इस पॉइंट पे निकाला है, जो चेंज निकाला है इस पॉइंट पे निकाला, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी कर्व पे। तो इन सारे ही पॉइंट्स पे जो सप्लाई कर्व का जो स्लोप है उसकी वैल्यू सेम रहेगी या फिर डिफरेंट रहेगी? आप ये खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने पढ़ा हुआ है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, डिमांड कर्व का स्लोप। तो अब आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेंशन करके कि द वैल्यू, या फिर वैल्यू नहीं, स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्यों रहेगा? बिकॉज द सप्लाई कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने हमेशा बताया है कि अगर कोई कर्व स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा,
उसका स्लोप हमेशा वेरिएबल रहेगा। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा, और हमने किस में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व के अलावा मुझे रिसेंटली याद आ रहा है, शायद मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू, इनमें किसी में पढ़ा था। तो उन सब के कर्व्स क्या थे, स्ट्रेट लाइन नहीं थे। इंडिफरेंस कर्व भी हमारा ऐसा होता है, तो उसका भी जो स्लोप था वो कांस्टेंट नहीं था, हर पॉइंट पे अलग अलग था। पर डिमांड कर्व हो गया हमारा, एक ये हमारा कौन सा है, ये सप्लाई कर्व है, इनके स्लोप्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, हर पॉइंट पे सेम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं था, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वगैरह वगैरह। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव इट अ लाइक and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.